नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गुजरात में भारी बारिश की तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां पर हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। राजकोट से इस बाढ़ की कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। इस तस्वीरों में सड़क पर नदी बहती हुई दिख रही है। अचानक से आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया है। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे खड़ी एक गाड़ी पानी के बहाव में बहती हुई दिखी है, जबकि कुछ ही देर बाद सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई दी हैं। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है, जहां पर भीषण बाढ़ और बारिश के बाद का आलम यह है कि लोग समझ रहे हैं कि इस गाड़ी को किसी तरह से पकड़कर वो अपनी जान को बचा लेंगे, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं जब ये गाड़ी भी पानी में बह जाती है और ऐसे में लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बारिश के बाद बाढ़ आई है और हालात बिगड़े हुए हैं। राजकोट में इसी बाढ़ की कुछ ये डराने वाली तस्वीर आपके सामने है। इन तस्वीरों में सड़क पर नदी बहती दिख रही है। अचानक से आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का ही मौका नहीं दिया है। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश करते हुए दिखे हैं, तो पीछे खड़ी एक गाड़ी पानी के बहाव में बहती हुई दिखी है, जबकि कुछ ही देर बाद सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई दी हैं। तो गुजरात के राजकोट की ये तस्वीरें देखिए। गाड़ियां जो सरपट दौड़ती हैं सड़कों पर, अब इस बारिश के आगे, बाढ़ के आगे बेबस हो गई हैं और सामने चलने वाली किस तरह से खिलौने की तरह पीछे पानी के बहाव में बहती चली जा रही हैं और कहां जाकर रुकेंगी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब सड़क तो दरिया बन चुका है। इस कदर दरिया बना हुआ है कि लोग भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं और गाड़ियां भी नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे साथ जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। जनक, आज ही नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त राजकोट से हम देख रहे हैं, ये गुजरात के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब है? बिल्कुल, देखिए, सौराष्ट्र में कल से देर रात से लगातार बारिश हो रही है। चाहे आप जामनगर कह लीजिए, जूनागढ़ कह लीजिए या राजकोट कह लीजिए, जो इलाकों में है लगभग एक रात में, मतलब 12 घंटे में 12 से 15-17 इंच जितनी बारिश अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड हुई है। और जाहिर से लगातार अगर 12-15 इंच बारिश होती है तो वो जलभराव होगा। और ये तस्वीरें जो राजकोट की है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि राजकोट में सड़कों पर जिस तरीके से सैलाब दिख रहा है और उसमें जो गाड़ियां बह रही है वो तस्वीरें भी काफी चौंका रही है। उसके अलावा जामनगर में कई लोग, जो चार गांव बताए जा रहे हैं जहां पर कई लोग फंसे हुए हैं, उनको इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है और एयरफोर्स के विमान हेलीकॉप्टर द्वारा उनके राहत वहां पर बचाव किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। पानी का बहाव इतना तेज है, नदियां हैं वो गाँव में चली है, गाँव तक उसका असर देखने को मिल रहा है, गाँव से बह रही है। तो जो गाँव किनारे होती थी नदियां वो गाँव से गुजर रही है, तो उसका असर भी वहाँ ज्यादा है। लोग अपनी छतों पर हैं और वहाँ को राहत बचाव हो रहा है। सुबह से पानी पीने का पानी उनके पास पहुंचा, न खाने की चीजें। ऐसे में पहले उन्हें बचाना और सुरक्षित जगह पर पहुंचाना ये प्राथमिकता है। जनक, हिम्मत है ऐसे लोगों की कि वो इतने ज्यादा पानी के बीच खड़े भी हैं, संभलने की तो बहुत दूर की बात है। इधर गुजरात के राजकोट से कुछ और तस्वीरें जनक आई है, व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, जो दिल को डराती हैं। कैसे 2 कारें पानी के तेज बहाव में बह गई हैं और इस घटना के बाद वहां हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के हाथ पांव तब और फूल गए जब कार में 4 लोगों के होने की बात पता चली। हालांकि एक आदमी को बचा लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए पहुंची है। अभी भी वो अभियान चल रहा है, लेकिन कैसे ये कार जिसमें 4 लोग सवार थे वो इसमें फंस गए, ये अपने आप में हैरान करती हैं तस्वीरें और डराती भी हैं और चिंता में डालती हैं कि किस कदर राजकोट में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं बारिश और बाढ़ के बाद। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जनक, ये राजकोट की जो एक एक कर तस्वीरें सामने आती हैं वो डरा रही हैं और तब तो और ज्यादा चिंता बढ़ा देती हैं कि सिर्फ कार ही नहीं, कार में 4 लोग भी सवार होते हैं। बिल्कुल, इसमें एक व्यक्ति को बचा लिया गया, लेकिन बाकी लोगों का अभी भी वहाँ पर उनको एनडीआरएफ की टीम है वो और स्थानीय दमकल की टीम है वो उनको ढूंढ रही है कि उनकी कोई लोकेशन पता चल पाए। लेकिन बहाव देख लीजिए आप, पूरी की पूरी गाड़ी बह जा रही है और उसमें एक व्यक्ति को बहुत मुश्किल से वहाँ उसकी जान बचाई गई है। तो ये राजकोट कह लीजिए या जामनगर कह लीजिए, जूनागढ़ के कह लीजिए हैं, जहाँ पर लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। एक समय प्रीति आपको पता, जो उस समय पता था जब गुजरात में सूखा, गुजरात के कई इलाके थे जो सूखे की
झेल रहे थे। 10 इंच से भी कम बारिश हुई थी 2-2.5 महीनों में, वो स्थिति थी अगस्त के अंत तक। और अब आप देखिए कि पिछले 8-10 दिनों में जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, तो कई जगहों पर फसलें खराब होने की, चूंकि बारिश नहीं होने के चलते फसलें खराब होने की कहानियां सामने आ रही थी, तो वहीं अब इतनी बारिश हो रही है, पूरी एक जो सिस्टम है बारिश की वो पूरी पीछे चली जाए। उसका असर शायद टाउटे साइक्लोन जो हाल ही आया था समर में, वो उसके वो एक कारण माना जा रहा है, लेकिन उसका असर भी लेट मानसून के चलते किसानों को तो नुकसान पहले उठाना ही पड़ा, लेकिन इस तरीके से बारिश होने पर और जबरदस्त बारिश होने पर बाढ़ के हालात बने, और बाढ़ के चलते किसानों को और किसान और स्थानीय जो वहाँ पे लोग हैं उनको और मुश्किलें उनकी बढ़ा दी है इस बारिश। जनक, सबसे बड़ी बात है कि कुदरत का चाहे सूखा पड़ने का कहर हो या फिर इस तरह से सैलाब की तस्वीरें हों, गुजरात के लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात इस वक्त बनी हुई है। और गुजरात के राजकोट की ये तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरह से गाड़ियां इन पानी के सैलाब में रुक गई हैं, थम गई हैं, और अगर कुछ हो पा रहा है इन गाड़ियों की रफ्तार में तो वो खिलौनों की तरह खुद ब खुद बह रही हैं पानी के बहाव की वजह से। राजकोट के साथ ही गुजरात के जामनगर जिले की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ आई है, जिसकी वजह से गांव के जो 4 गांव है वो पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं, और उनकी तस्वीरें देखिए, ये हाल है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई नदी है जिसने गांव का रुख कर लिया है, और सड़क पर लोगों के सीने तक पानी भर गया है। घर, मकान और बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस घटना का पता चलते ही भूपेंद्र पटेल जिन्होंने आज ही शपथ ली है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, वहां जिला अधिकारी से उन्होंने सुबह बातचीत की और गांव में फंसे लोगों को फौरन रेस्क्यू करने के आदेश दिए। यही नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रस्सियों के जरिए, खंभों के जरिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। जिला अधिकारी के निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के जामनगर में बाढ़ की परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है। जिस प्रकार से मैं सीधा आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा न्यूज़ 18 की ये स्क्रीन पे जो दृश्य आप देख रहे हैं जामनगर का 26 जो मुख्य हाईवे है, स्टेट हाईवे, ये हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं। जिस प्रकार से बात की जाए ये जो पानी का सैलाब है उसमें खड़ा रहना भी मुश्किल है, उसको लेकर ही हम आपको ये पूरी मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ जिस प्रकार की तस्वीर है वो आपको दिखाया। जिस प्रकार से दूसरी ओर देखा गया कि पूरा एक घर है, वो घर भी डूब गया है। गांव में कई ऐसी परिस्थिति है, ललोय है, भांगा है, और खास करके दूसरे भी ऐसे इलाके जहां हाल जो परिस्थिति है वो बेकाबू है। खास करके नए जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी यहाँ के कलेक्टर से बात की और खास करके लोगों को एयरलिफ्ट करने की सहायता भी करने की बात की जा रही है। गुजरात में मौजूदा हालात में जहां मुंह भाए खड़ी हुई हैं जिम्मेदारियां, ऐसे में भूपेंद्र पटेल जिन्होंने अपना शपथ भी नहीं ग्रहण किया था, उससे पहले ही वो एक्शन में आ गए थे। जनक, ये काबिले तारीफ है, लेकिन हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं कुछ हिस्सों में गुजरात के। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा जामनगर और राजकोट, वहां पर की स्थिति और वहां पर स्थिति खराब कर दी है। कई गांव हैं जहां पर 12 से 15 इंच बारिश महज 12 घंटों में हुई है। तो जो सड़कें हैं वो सड़कों पर नदियां बह रही हैं, उस तरीके के तस्वीरें सामने देख रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, घर का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो बाढ़ का असर वहां पर साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहे हैं। रेस्क्यू के लिए सीएम ने खुद, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब उन्होंने चार्ज लिया तो सीएम जी। जनक, आपकी आवाज बीच में कट गई है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ दोबारा जुड़ें और मौजूदा हालात पर और जिस तरह से नए सीएम एक्टिव हैं इस पूरे घटनाक्रम से निपटने के लिए, इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरह के हालात जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में बने हुए हैं, और भारी बारिश की वजह से गुजरात के जामनगर के हालात देखिए, वहां भी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हर तरफ पानी भरने से लोग मुश्किल में हैं। राहत और बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की नौबत आई है। बाढ़ से इन बिगड़े हालात में लोगों के लिए वहां रहना कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हेलीकॉप्टर ही एकमात्र जरिया है जो लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच पा रहा है और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। इस वक्त हम बात करें राजकोट की, जामनगर की, जूनागढ़ की, यहाँ ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त पानी का सैलाब है।
जामनगर सांसद पूनमबेन माडम ने बताया है कि भारी बारिश की वजह से इलाके के करीब 35 गांवों के लोग परेशान हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बिल्कुल क्लाउड बस्ट जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ और हमारा जो जामनगर तहसील है, जामनगर तालुका, कालावड़ तालुका, जामजोधपुर, लालपुर, इन सभी एरिया में जितने हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे डैम है, नदियां हैं, नाले हैं, ये सारे ज़्यादा ही पानी होने से बहने लगे हैं। बहुत पानी बहने लगा है वहाँ पे। गांव लगभग 35 गांव इस वक्त अफेक्टेड है, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उसमें जो अति अफेक्टेड गांव थे वो जामनगर तालुका और कालावड़ तालुका के थे, एक दो कुछ जामजोधपुर पेरिफेरी के थे, उनमें से अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। इस वक्त के हालात ये हैं कि वहां पर यही हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। कैमरे 1 और कैमरा 2 की निगाहों से आप देखिए, अलग अलग एंगल से सिर्फ और सिर्फ ये रेस्क्यू ही एक माध्यम है जिसके जरिए लोगों को थोड़ा सुकून पहुंच रहा है कि वो अब सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें इस दरमियान भी आ रही हैं। पूरी जगह पर पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट करने के दौरान भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है, तब जाकर लोगों को उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर पानी ना हो, जहां पर जिंदगी सुकून भरी हो। जामनगर में बारिश और बाढ़ से हालात कितने बिगड़ गए हैं उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर जो किसी नदी के बीच की नहीं है बल्कि ये इलाका कल तक एक रिहायशी इलाका था, लेकिन बाढ़ की वजह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। चारों तरफ पानी भर गया है और कई परिवार इन मकानों में फंसे हुए हैं। पानी में फंसे इन लोगों को निकालने के लिए बचाव दल की कई टीमें लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित बचाने की कोशिश की जा रही है। तो खंभों की मदद से लोगों के घरों तक पहुंचा जा रहा है, वहां से फिर दूसरे छोर पर एनडीआरएफ की टीमें हैं और उसके बाद एयरलिफ्ट किया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकक्योंकि जमीन पर चलना तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि पानी ही पानी है सिर्फ यहाँ पर। ऐसी सड़क जो दरिया बन चुकी है। गुजरात के जामनगर और राजकोट ही नहीं बल्कि जूनागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिसमें हालात बहुत बुरे बने हुए हैं। इसी से जुड़ी 3 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुजरात जामनगर की तस्वीरें, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर दरिया बह रहा है। गुजरात के राजकोट में अब ये जो रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है उसमें अब गाड़ियां भी अपना कंट्रोल खो चुकी हैं और खिलौनों की तरह बहती हुई कहां जाकर थमेंगी पता नहीं है। बारिश से बिगड़े हालात की जो तीसरी तस्वीर है वो जूनागढ़ की है और वहां पर सड़क का नामो निशान मिट गया है और आपको कुछ नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी नदी जो बहुत तेजी से बहती हुई गांव के हिस्सों में जा रही है और गांव में अब ये समझ पाना कि वहां सड़कें बची भी हैं बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना इन विशेष तौर पर हिस्सों में एक बड़ी चुनौती है और लोगों के लिए अब इन हिस्सों में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो पानी का प्रहार मचा हुआ है और हाहाकार भी है। इस बीच बाढ़ से डूबे इन इलाकों की तस्वीरें जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ की है, जहां पर कहां आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आएगा, पानी नजर आएगा और अगर कुछ दिखेगा तो कुछ ऐसे चिन्ह जो आपको एहसास कराएंगे कि हाँ यहाँ पर गाड़ियां खड़ी तो हैं लेकिन उनकी सिर्फ छत वाला हिस्सा नजर आ रहा है। और अगर आपको घर नजर दिखाई देंगे, घर भी अगर आपको नजर आते हैं तो उन घरों के आधे हिस्से में पानी ने कब्जा किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खिलौनों की तरह बहती हुई कार भी नजर आएंगी और दरिया बनी सड़कें भी दिखेंगी।
इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। शुभेंदु अधिकारी की स्पीकर को चिट्ठी वाली ये ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी छोड़ने वाले एमएलए पर कार्रवाई की बात शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। विश्वजीत दास पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है और इस बीच विश्वजीत दास को अयोग्य घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है। तो ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, शुभेंदु अधिकारी की स्पीकर को चिट्ठी, बीजेपी छोड़ने वाले जो एमएलए हैं उन पर कार्रवाई करने की बात वो कर रहे हैं। विश्वजीत दास पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और साथ ही विश्वजीत दास को अयोग्य घोषित करने की भी मांग आप देखिए वो कर रहे हैं इस चिट्ठी में। साथ ही आपको बता दें पूरा जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार बनी है तब से बीजेपी के एमएलए, बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं वो एक एक कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें शामिल होने की होड़ मची हुई है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे और तब बीजेपी में वो शामिल हुए और उन्होंने टफ फाइट देने की कोशिश पूरी तरह से की ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी को हराया भी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की स्पीकर को चिट्ठी बेहद अहम ऐसे वक्त में जब बीजेपी छोड़ने वाले एमएलए पर कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, जिसमें विश्वजीत दास पर कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं। विश्वजीत दास को अयोग्य घोषित करने की मांग वो कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और उनकी इस मांग पर स्पीकर किस तरह से ध्यान देते हैं, संज्ञान लेते हैं, ये बहुत अहम होगा। और ऐसे में ये सब कुछ कवायद तब हो रही है जब ये लगातार कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो चुनाव है वो 2024 की तरफ बढ़ेगा और उससे पहले जो हालिया विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ है वो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए रहा है। और बीजेपी अब आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को जहां एक तरफ मजबूत करने की कवायद करेगी, उससे पहले उसके एमएलए एक एक कर उसका दामन छोड़कर जा रहे हैं टीएमसी में। और टीएमसी को लेकर ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी ने तैयारी की है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि विश्वजीत दास को अयोग्य घोषित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। आशिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, और क्या लबो-लुबाब है इस चिट्ठी का? देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो विधायक दल जोड़ करके जा रहे हैं, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत जो है वो एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, ये तक कह दिया गया था बीजेपी की तरफ से। और अब ये जो चिट्ठी लिखी गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, ये इसे एक कड़ा कदम इस दिशा में कहा जा सकता है। तो बीजेपी सख्त है और हालांकि इसके पहले टीएमसी कहती रही है कि जो चुनाव के दौरान टीएमसी से विधायक गए हैं तब उन पर बीजेपी का ऐसा कोई मना नहीं किया गया और दल बदल कानून के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन अब इस विषय में विचार हो रहा है तो कड़े कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये कड़े कदम उठाने की बात तो की जा रही है, लेकिन इस फहरिस्त में कितने नाम होंगे जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने की फिराक में हैं या हो रहे हैं? देखिए, पिछले 15 दिनों की बात करें तो 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जा चुके हैं और इसके पहले चुनाव के नतीजे आते ही मुकुल रॉय वो जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 4 विधायक हो गए हैं। तो इन सबके खिलाफ एक्शन लेने की बात की जा रही है। मुकुल रॉय की बात करें तो पीएससी का उनको टीएमसी ने अध्यक्ष बनाया, जिसको लेकर के भी बीजेपी की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। शुक्रिया आशिका। और अब बात दिल्ली हादसे की। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे उस वक्त इमारत के पास से जा रहे थे, तभी इमारत धराशायी हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी 2 लोगों के फंसे होने की जानकारी है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी है। सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी वो जर्जर थी, जिसकी वजह से वो ढह गई। कई गाड़ियां भी इस इमारत की चपेट में आई हैं और इस वक्त ये रेस्क्यू की तस्वीरें, जहां पर युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मलबे में अपनों की तलाश के लिए लोग रो रो कर उनका बुरा हाल है। लेकिन इस बीच प्राथमिकता ये है कि दिन ढलने से पहले ज्यादा से ज्यादा मलबे को हटा लिया जाए और जो लोग भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई है और 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल है। कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी इमारत थी और आसपास जो बच्चे खेल रहे थे वो इसकी जद में आए हैं। 2 बच्चों के
मौत की भी जानकारी मिल रही है और कहा जा रहा है कुछ लोग भी इसमें दबे हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर में एक ही मालिक था और वो नहीं थे, फैमिली नहीं थे। नीचे जो काम कर रहे थे जो कुछ लेबर्स थे और उसके अलावा पासर्स भाई दो बच्चे थे और इसमें गिल्डिंग गिरने की वजह से जो नीचे काम कर रहे थे वो अंदर दबे हुए हैं और दो बच्चे जो साइड पासर्स में थे उसको निकलवा दिया था, हॉस्पिटल भेज चुके हैं और अभी हॉस्पिटल से इतला यही है देन दे हैव बीन एग्जामिन्ड, दे हैव बीन ब्रॉट डिक्लेयर्ड डेड। और घटनास्थल से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिश जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त राहत और बचाव कार्य की रफ्तार क्या है? देखिए, बचाव कार्य इस वक्त यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि जो जेसीबी मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है वो लगातार मलबे को खींच रही है, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर जहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग गिरी है पर अब लगभग जो मलबा है वो ऊपरी स्तर का खींचा जा चुका है, जबकि ये आशंका अभी भी जताई जा रही है कि 3 से 4 मजदूर यहाँ पर हो सकते हैं जो उस दुकान के अंदर जो निचला हिस्सा जो ग्राउंड फ्लोर था उसका बेसमेंट तैयार कर रहे थे, बना रहे थे और यही वजह है कि ये बिल्डिंग गिरी है, क्योंकि कमजोरी की वजह से ये जो नींव कमज़ोर हो गई थी और उसके बाद उसके पिलर गिर गए थे, उसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है, ये यहाँ पर माना जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि 2 मासूम बच्चों को यहाँ से निकाला गया जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया। एक पान वाले को शुरुआत में ही बिल्डिंग गिरने के वक्त निकाला गया था, वो उसे बचाकर अस्पताल ले आया गया है, जबकि अभी भी 3 मजदूर यहाँ पर हो सकते हैं, 3 से 4 मजदूर, ये आशंका जताई जा रही है। और इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मलबा और जो सरिया वगैरह जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है उसको निकालने की कवायद यहाँ पर जारी है। पुलिस को आशंका है कि हो सकता है जो लोग भी अभी जिन्हें बचाने की कोशिश की जाए उनके लिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर काम कर रही है, साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं और उसके साथ ही यहाँ पर एम्बुलेंस रखी गई है, नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, ताकि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके और इस मलबे के हटाने के बाद ही इस पर जो है जल्द से जल्द यहाँ पर इसको ऑपरेशन किया जा सके। जी जी दीपक, लगातार आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। इस बीच दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मची हुई है। जैसा दीपक भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वहां मौजूद लोग फौरन ही बचाव के काम में जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जब इमारत गिरी वहां से कुछ लोग भी गुजर रहे थे जो इनकी चपेट में आए हैं और कई गाड़ियां भी मलबे के नीचे दब गई हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है। और पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली जानकारी के बाद राहत और बचाव का काम जारी है, तेज किया गया है। इमारत के मलबे को मिट्टी हटाने वाली मशीन से हटाया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी। 5 तस्वीरें इसी के साथ आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला इमारत गिरी है, मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, मलबे में गाड़ियों के दबे होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, अपनों की तलाश लोग कर रहे हैं। लोग परेशान हैं कि कब उनके अपनों के बारे में जानकारी मिलेगी कि वो सुरक्षित हैं। दिल्ली में इमारत हादसे में पुलिस ने केस दर्ज करने की तैयारी की है। पुलिस इमारत के मालिक से पूछताछ भी इस बारे में कर रही है। तो इमारत के मालिक से पूछताछ करने की तैयारी है पुलिस की और इस बीच पुलिस इस मामले में केस भी दर्ज करेगी और आगे मामले की तफ्तीश करेगी कि आखिर किसकी गलती की वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, कई गाड़ियां इस मलबे में दब गई हैं और कईयों के दबे होने की जानकारी है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी है उसका मालिक सामने आया है। उसने दावा किया है कि इमारत के नीचे वाले फ्लोर को उसने बेच दिया था जिसमें काम चल रहा था और उसी की वजह से इमारत गिरी है। इसमें मैं अकेला ऑनर हूँ। ये मेरे पेरेंटल बिल्डिंग है एंड इसमें कोई काम नहीं चल रहा था, काम सिर्फ नीचे हुआ है। नीचे वाली दुकान बिकी है, वो लोग इसको रेनोवेट कराने के लिए, इसको बैलेंसिंग करने के लिए दे वर डूइंग समथिंग और उन्होंने जो है इसकी नींव और इसके पिलर्स को हिला दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्डिंग नीचे आ गई। दीपक, ये जो इमारत का मालिक है ये कह रहा है कि उसने नीचे वाला फ्लोर बेच दिया था और ऊपर वाले फ्लोर पर वो उसका हक था, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में कंस्ट्रक्शन की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल आपकी जो जानकारी है वो क्या बता रही है, हादसे की बड़ी वजह क्या रही?
देखिए हादसे की बिल्कुल ये जो वजह सामने आ रही है यही मानी भी जा रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग का निचला फ्लोर था वो बेचा जा चुका था और वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा था। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था। जो जिस मकान के स्वामी ने ये पूरा ग्राउंड फ्लोर खरीदा था वो बेसमेंट में काम करवा रहा था, और बेसमेंट में काम करवाने की वजह से जो नींव थी वो कमज़ोर हो गई थी, जो पिलर थे वो गिर गए थे, और इसी की वजह से पूरी बिल्डिंग जो ऊपर से पूरा वजन नहीं सहन कर पाई वो गिरी है। तो दूसरा कारण जो है ये जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही थी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने भी जो इमारतें हैं उनकी हालत जर्जर कर दी थी, और इसी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो गिरी रहती थी। और ये माना जा रहा है कि जो पुलिस है वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये ठेका लिया था इस बिल्डिंग के बेसमेंट को बनाने का, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जा रही है। साथ ही मकान मालिक के खिलाफ भी 304 लापरवाही में मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि अब तक 2 मासूमों की इसमें जान जा चुकी है, जबकि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो है निकालने की कवायद जारी है। लेकिन जो हादसा यहाँ पर हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा प्रीति, यहाँ की जो इमारतें हैं ये काफ़ी जर्जर हालत में, देखिए दूर तक आपको दिखाई देंगी, कम से कम 30 से 35 साल पुरानी ये इमारतें हैं। देखिए इस तरह की जर्जर हालात हैं इनमें, यहाँ कोई रहता नहीं है, जबकि प्रशासन को इन्हें गिराकर हटा देना चाहिए ताकि इस तरह के कोई हादसे भविष्य में दोबारा ना हो सके। और इसको लेकर यहाँ पर ये कवायद प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन जो है अभी कुछ पुरानी बिल्डिंगों में भी लोग, एक सवाल ये भी है, इस इमारत के आसपास की इमारतों को भी कोई नुकसान पहुंचा है? इस पर भी मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर एमसीडी कमिश्नर ने सब्जी मंडी इलाके में गिरी इस इमारत पर क्या कहा है, आइए सुनिए। जैसे जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, रिलीफ एंड रेस्क्यू काम चल रहा है, और अभी इसके बाद में पता चलेगा कि क्या बिल्डिंग में जो किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी या नहीं। प्रथम दृष्टया जो बताया है कि फसाड की तरफ से आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही थी, लेकिन अंदर से कोई हो रही थी और उसमें कोई लोड बियरिंग वॉल को कहीं छेड़ा गया है नहीं गया है, वो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसको जाँच करा लेंगे, और उसके बाद अगर लगेगा कि कोई दोषी है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। दीपक, अमूमन अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो नक्शे पास होते हैं, फिर रेकी की जाती है प्रशासन की तरफ से, तब जाकर कंस्ट्रक्शन हो पाता है। लेकिन इस इलाके की जरा बात बताइए कि इसमें किस तरह की लापरवाहियां बरती गई हैं, और आगे इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए ये घटना कितनी बड़ी मिसाल साबित हो सकती है? तो कितने बजे तक है दीपक? दीपक, सवाल ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस इमारत में नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस वजह से हादसा हुआ, तो पहले क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता था और इस इमारत के गिरने को रोका जा सकता था? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये पहला हादसा ऐसा नहीं है कि जहां पर इस तरह की बिल्डिंग गिरी है या फिर जहां पर इस तरह की पुरानी और जर्जर इमारतों का जो बेसमेंट है उसको खुदाई करना एक प्रकार से कानूनी रूप से अवैध होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। क्योंकि जहां पर ये बिल्डिंग 35 साल पुरानी है उसके बाद उसका बेसमेंट खुदा जाना अपने आप में एक खतरनाक है, क्योंकि जानलेवा है, और ये चीज़ यहाँ पर साबित भी हो चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मकान मालिक ने जिस शख्स को अपना ग्राउंड फ्लोर बेचा था वो यहाँ पर बेसमेंट की खुदाई कर रहा था, जबकि ऊपर के हालात जो हैं पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे, बावजूद इसके बेसमेंट खोदा जा रहा था। तो इलाके के प्रशासनिक अमले को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी, क्योंकि इसको अगर पहले ही सजग करके रोका जाता तो शायद यहाँ पर इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता था। ये हादसा होने से रोका जा सकता था समय रहते अगर समझदारी अपनाई जाती। इधर दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरी इमारत में कई लोग दबे होने की खबर है, जिनकी तलाश में लोग वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने दावा किया कि मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। तो लोगों के दबे होने की जानकारी लगातार वहां मौजूद लोग दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोगों को निकाला जाने की लगातार कवायद हो रही है। शाम हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, और ऐसे में रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। दमकल विभाग को तकरीबन 11:50 पर इस बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की टीमें यहां पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची, जो नेशनल डिजास्टर की टीमें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। साथ ही यहाँ पर इस बिल्डिंग में अब तक 2 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि पुलिस के मुताबिक अभी भी 3 से 4 लोगों के होने की उन्हें उम्मीद है, क्योंकि जो मलबा है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है। एक कार यहाँ पर दबी थी, उसके बाद ये मलबा आप देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो मकान था वो संजय नाम के एक शख्स का था, जिन्होंने अपने निचले ग्राउंड फ्लोर को किसी दूसरे शख्स को बेच दिया था, जो उस ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट की खुदाई करवा रहे थे। उनके मुताबिक
उनकी तरफ से बिल्डिंग मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग नीचे गिरी है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि बारिश के बाद जिस तरह के हालात दिल्ली में पुरानी जर्जर इमारतों के हो जाते हैं, वो भी एक उसका ही एक हिस्सा माना जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से गिरा था और अब उस हिस्से को खाली करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, साथ ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, मौके पर सभी आला कमान मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि सभी को निकाला जाए। 2 मासूम बच्चों की यहाँ पर शवों को निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी यहाँ पर 3 मजदूर या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें निकालना जरूरी है, और उसी को लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सब्जी मंडी इलाके में राहत का काम अभी भी जारी है। 3 बॉडीज यहाँ पर निकाली गई है और जो बताया जा रहा है कि उसमें से कम 2 जो है उनके बचने की संभावना कम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें लगातार राहत का काम कर रही हैं। 11:50 की एक कॉल थी जहाँ पर 3 मंजिला इमारत जो है वो गिरी हुई बताई गई। इसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और राहत के काम में जो लोग लगते हैं वो सब पहुँच गए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर राहत कार्य में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। सड़कों पर लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो परेशान कर रहा है राहत कर्मियों को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ मजदूर रिश्तेदार उनके थे जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ काम चल रहा था और इस घटना के बाद से जब से इमारत गिरी है उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये तमाम अपडेट्स अभी तक हैं। कुल मिलाकर बात करें तो ये बड़ा हादसा आप देख सकते हैं कि मलबा अभी भी यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है, मलबा अभी भी पड़ा हुआ है, 3 बॉडीज़ निकली हुई हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ और लोग फंसे हुए हो सकते हैं। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा, फिर पता चलेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि सड़क पर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। राहत कार्य में लगे हुए लोग हों या अधिकारी गण वो सब पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है आगे कितने लोग फंसे हुए इसकी पूरी सूचना, सही सूचना किसी के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूं। हमारे स्थानीय जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने इस बिल्डिंग की स्पेसिफिकली शिकायत की थी रिटर्न में, वार्ड कमेटी में भी शिकायत करी, सदन के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन आप जानते हैं इसकी तरह पूरी दिल्ली के अंदर 11-1200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कोलैप्स होने की कंडीशन में है, जिन्हें एमसीडी को इवैक्यूएट करवाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि इस घटना के बाद सक्रिय हो जाएगी एमसीडी, भाजपा शासित बीजेपी शासित एमसीडी, और सियासत करने की बजाय प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए ऐसी तमाम बिल्डिंगों को लोकेट करके, वो लोकेटेड है ऑलरेडी, उन्हें इवैक्यूएट कराएगी, उन्हें खाली करवाएगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो सुनिश्चित करेगी। पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो किसान पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली जाकर धरना दे। तो कैप्टन की किसानों को अपील, अमरिंदर सिंह का किसान आंदोलन पर यह बड़ा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन से भारी आर्थिक नुकसान की बात कही है और उन्होंने कहा है कि पंजाब से बाहर जाकर किसान धरना दे। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली का जिक्र भी किया। अब भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, इसका कोई फायदा नहीं। पंकज कपाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज, प्रोटेस्ट पंजाब में ना करें ये बात समझ आती है, लेकिन प्रोटेस्ट हरियाणा में करें, दिल्ली में करें, क्योंकि पंजाब में आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है बयान का? देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। आप जिस तरह से भी कहेंगे उसी हिसाब से पंजाब सरकार काम कर रही है, चाहे नौकरियां देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, जिन लोगों की जो पंजाब के रहने वाले हैं जो आंदोलन में मारे गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि पंजाब के टोल प्लाजा पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं, पंजाब में कई जगह पर किसान जो है वो धरना देते हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार
उनके साथ है। और पंजाब के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन करोगे, पंजाब में प्रदर्शन करोगे तो पंजाब की आर्थिक व्यवस्था जो है वो खराब होगी। लेकिन पंकज, बात ये है कि किसी का भी मौलिक अधिकार है अपनी किसी भी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने का। ऐसे में ये अपील है या फिर चेतावनी है? देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि लगातार किसानों के हक में बोलते आए हैं, पंजाब विधानसभा में कानून भी खेती कानूनों के खिलाफ लेकर आए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली जाकर भी प्रदर्शन किया है। तो किसानों से अपील कर रहे हैं कि पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से खराब है। और ये भी मुख्यमंत्री अक्सर कहते नजर आए हैं कि पंजाब सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है और वहां से लगातार ड्रग्स के साथ साथ अब हथियार भी आने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में पंजाब को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार की लड़ाई में पंजाब सरकार आपके साथ है। तो हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आप हरियाणा या दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें, वहां पर पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इधर किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पंजाब के सह प्रभारी और दिल्ली के राजौरी गार्डन के आप विधायक जनरल सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनिए। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। इस अंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो पंजाब के किसानों ने की। पंजाब के किसान ही पहला पंजाब च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ अपने प्रोटेस्ट करते रहे। उस तो बाद जो गल नहीं बनी तो वो जाके दिल्ली बैठे ने ते पंजाब का इस अंदोलन का दिन वाली गल की है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। पंजाब के किसान इस अंदोलन की नींह ने। विनीत जोशी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। विनीत जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं किसानों से कि हम तो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेस्ट करना है, आर्थिक नुकसान पंजाब में हो रहा है बहुत ज्यादा, जाके हरियाणा और दिल्ली में कीजिए। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? देखिए, ये पंजाब के अंदर किसान संगठनों का आंदोलन शुरू हुआ। ये किसानों का आंदोलन नहीं, किसान संगठनों का आंदोलन है। और किसान संगठनों को डे 1 से पंजाब की कांग्रेस सरकार भड़काकर दिल्ली के द्वार पे बैठा रही है, क्योंकि उन कांग्रेस सरकार पंजाब की अपने चुनावी मैनिफेस्टो का एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई। चुनावी वर्ष है, उनको पता उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए ये किया। लेकिन नुकसान ये हुआ कि पंजाब से आज व्यापारी, बड़ा व्यापार सब भाग गया है। सबने अपने बिजनेसेस बंद कर दिए हैं। पंजाब का युवा बेरोजगार हो रहा है। पिछली दिवाली बिल्कुल पूरे पंजाब की, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सबकी फीकी गई है। तो इसलिए पंजाब के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है और इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर है। और आज भी इस आंदोलन को भड़काने के लिए ये कहते हैं हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए। तो कैप्टन साहब, क्या हरियाणा इस देश का पार्ट नहीं है? क्या आप हरियाणा को खराब करना चाहते हो? क्या आप दिल्ली को खराब करना चाहते हो? पंजाब में इकोनॉमिक इम्पैक्ट है तो उसका हरियाणा और दिल्ली में भी है। समझदारी इसमें है कि इस आंदोलन को कैप्टन साहब भड़काना बंद करें। विनीत जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों के इस प्रोटेस्ट के साथ हैं, आपको प्रोटेस्ट करना है। अगर उनकी आधी बात को समझे तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं, तो आप यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसी और राज्य में जाके प्रोटेस्ट कीजिए। नहीं, अगर कैप्टन साहब उनके प्रोटेस्ट के उनके साथ है, हमारा इल्जाम भी यही है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान संगठनों का आंदोलन है, जिसको पंजाब के सरकार, कांग्रेस सरकार ने भड़काकर भाजपा के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। और ये बात कहकर वो हमारी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों में किसान कचहरी हुई। नहीं, विनीत जी, ये बात मुझे नहीं समझ आई। एक मिनट, ये बात समझाइए। आपने कहा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के जरिए भड़काया गया है किसानों को। आपको लगता है इस देश का किसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बातों में आ सकता है? ये किसान संगठनों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। 32 किसान संगठन जो पंजाब के हैं, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो इन्होंने नेशनल हाईवे ब्लॉक किए, इन्होंने रेलवे ट्रैक बंद किए। उस कारण से हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर इनके ऊपर FIR हुई थी। हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कि कोई भी हाईवे ब्लॉक करेगा पर्चे दर्ज करो। उन पर्चों को यूनानिमसली कैप्टन सरकार ने सारे के सारे पर्चे विड्रॉ कर इनको भड़काकर दिल्ली भेज दिया। तो ये आंदोलन उनका भड़काया। कैप्टन साहब से हम पूछते हैं कि आपने कहा था जो किसान सुसाइड करेगा मेरे राज्य में उसको सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख मुआवजा देंगे, दिया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। पंजाब आज धरने पे है, रोडवेज, पंजाब रोडवेज बंद हो गई है, बसें चल नहीं रही हैं, बेरोजगार जो टीचर्स हैं वो धरने पे हैं, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो धरने पे है, पूरा पंजाब धरने पे है। इसलिए इनके पास एक ही तरीका है कि किसानों को भड़काकर दिल्ली, किसान संगठनों को भड़काकर दिल्ली भेजा जाए। पर लेकिन ये जो स्टेटमेंट विनीत जी वो दे रहे हैं, इससे भड़केंगे थोड़ी किसान, इससे तो उनके खिलाफ आएंगे अगर हम उन्हीं के इस स्टेटमेंट की बात करें।
देखो ऐसा है कि किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ खड़े होकर आप किसान संगठनों को सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, और उससे क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होनी है इलेक्शन ईयर में वो नहीं हो रही उससे। आज पंजाब में कौन बात कर रहे हैं? कैप्टन साहब ने कौन सा चुनावी वायदा पूरा किया? कोई पूछ रहा है? आज सिर्फ किसान संगठनों की बात हो रही है और कैप्टन साहब सक्सेसफुल हैं इस बात में। लेकिन विनीत जी, आप कह रहे हैं, आपने कहा, उस बात को मैं काउंटर करना चाहूंगी, आपने कहा कि किसान संगठनों का ये प्रोटेस्ट है, किसानों का नहीं। ये कोई फैक्ट्स हैं आपके पास? क्योंकि वो जो हम लगातार किसानों की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ संगठन है, और संगठन है तो उससे जुड़े हुए तो किसान ही है ना आखिरकार। देखिए, पंजाब के अंदर 32 किसान संगठनों का समूह है जो आंदोलन कर रहा है। अब इनके आंदोलन में किसानों ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, इसलिए पंजाब की गुरुद्वारों से घोषणाएं करवाई जा रही हैं। पंजाब के गांव के अंदर जो किसान धरने पे नहीं जाता उसको फाइन लगाया जा रहा है। फाइन तब लगाया जाता है, डर तब खड़े जब कोई जाता नहीं है। तो पंजाब के अंदर ये जो ये प्रोटेस्ट है ये पूरी तरह फेल हो रहा है। सिर्फ किसान संगठन और उनके वर्कर, उनके कार्यकर्ता ही है वहाँ। अच्छा, एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा है वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे हैं, करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। तो किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसानों से एक अपील की है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप करिए, पंजाब में मत करिए, क्योंकि पंजाब को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने राज्यों के नाम गिनाए, उन्होंने कहा हरियाणा जाकर आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपको प्रोटेस्ट करना है दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कीजिए। 113 जगहों पर इस वक्त पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को विरोधी दल उसी से जोड़कर देख रहे हैं। क्या ये राशन 2000